Is it clearly audible to all? Yes, sir. Fine. चलिए स्टार्ट करते हैं. बेटा, एज आई टोल्ड यू कि हम स्टार्टिंग के 4 days हमारा कुछ और टॉपिक चलेगा. ऑन फ्राइडे सैटरडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर टॉपिक. तो फ्राइडे और सैटरडे को हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. क्लियर? वहां पे हमने काफी टर्म्स डिस्कस किए. द इंसिडेंट्स इन पास्ट, कौन कौन से सीवियर इंसिडेंट हुए हैं, एंड देन वी डिस्कस व्हाट इज BOD, व्हाट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन DO. क्लियर? उसके बाद हमने देखा सेवरल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. क्लियर? मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर. क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर फ्राइडे सैटरडे को सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन. और बाकी जो हमारी रेगुलर 4 days में जो रेगुलर टॉपिक्स है वो चलते रहेंगे. क्लियर? तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. डन? सो राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स. So beta, for your kind information, this is the lecture number 3 of environmental. If you missed the initial 2 lecture, I have provided the link of recording in group. तो एक बार आप स्टार्टिंग के 2 भी देख लें. बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. सी, इफ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट, तो स्टार्टिंग में हमने 2 तरह के पॉल्यूटेंट्स पढ़े थे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. तो बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस था? एनीवन from your side, what was the major difference between primary pollutant and secondary? Jagpreet? याद है किसी को? सर, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सोर्स से इमिट होते हैं, जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट डायरेक्ट सोर्स से इमिट नहीं होते हैं. बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी. वेरी गुड. जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो डायरेक्टली सोर्स से मिल जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और जो सेकेंडरी है वो जब प्राइमरी रिएक्शन करेंगे आपस में तो बनेंगे सेकेंडरी. क्लियर? सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट देखेंगे. सबसे पहले हैं CO and CO2. फर्स्ट पॉल्यूटेंट, राइट डाउन, दिस इज CO and CO2. दोनों के नाम आपको पता ही होंगे. CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये मिलेंगे कैसे? दे विल बी ऑब्टेन्ड बाय द कंबस्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन ऑटोमोबाइल्स. जो भी व्हीकल्स हम यूज करते हैं तो उनका पेट्रोल या कोई भी ईंधन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है. अब कब CO मिलेगा, कब CO2 मिलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यदि हम पार्शियल कंबशन करें, यदि हम कार्बन का पार्शियल कंबशन करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. दिस इज पार्शियल कंबशन. और यदि हम कार्बन का कंप्लीट कंबशन करते हैं, लेट्स सपोज इफ वी बर्न इट फॉर लॉन्ग टाइम, तो मिलेगा CO2 गैस. दिस इज कंप्लीट कंबशन. Clear? Now, in general, we can write these are obtained by combustion of diesel and petrol in automobiles. It is obtained by combustion of diesel and petrol in automobile. Now, if we talk about TLB values, यदि इनकी acceptable values देखें तो बेटा ये होती हैं CO की, that is 9 ppm.
वेरी इंपॉर्टेंट, हम कितना CO एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कितना CO लें ताकि वो हमें हार्म नहीं करेगा। हर एक पॉल्यूटेंट की एक लिमिट हम रीड करेंगे। क्वेश्चन जेई और नीट में लिमिट से भी आते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर द लिमिट्स। क्लियर? सो एक्सेप्टेबल लिमिट्स इज 9 ppm। इसका मीनिंग हुआ कि यदि हम 9 ppm के एटमॉस्फेयर में रहें, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन यदि 9 ppm है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट विल नॉट हार्म। क्लियर? यदि इससे ज्यादा हुई तो ये हार्मफुल होगा। ये कैसे हार्म पहुंचाता है? हाउ इट हार्म्स ह्यूमन? एनीवन? ये भी हमने पहले पढ़ा है, याद करो। सर, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में मिक्स हो हीमोग्लोबिन जाता है। कंबाइन करता है। वेरी गुड। ये कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन टू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, उससे ये अटैच होके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, और वो पॉइजनस होता है और वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। तो यदि ब्लड में, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो इट विल अल्टीमेटली हार्म अवर एवरी सिस्टम। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CO react with hemoglobin to form carboxy hemoglobin complex. To form carboxy hemoglobin complex, which is poisonous, and also restrict the oxygen. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हीमोग्लोबिन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो CO होता है, CO2 की बात करें, CO तो आपको कंबस्टन से मिलेगा। CO2 का कौन सा सोर्स है? ह्यूमन इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO। रेस्पिरेशन। एग्जैक्टली, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबस्टन से भी मिलती हैं और ह्यूमन से भी मिलती हैं। सो ह्यूमन एक्सहेल CO2 and inhale oxygen. Exhale CO2 and inhale oxygen. Next pollutant are nitrogen oxides. So nitrogen oxides. तो बेटा नाइट्रोजन की मेनली 3 ऑक्साइड आपको लर्न करनी है, NO, NO2 and N2. Got it? NO, NO2 and N2. Can you tell me the name of these oxides? Anyone? पहली वाली को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरी है नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरी सिंपली नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखना बेटा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि ये जो N2O होता है कि NO, which is laughing gas. Anyone? Which is main constituent of laughing gas? That is homework for you. Clear? आज पता करना इन दोनों में से एक लाफिंग गैस होती है जो हमें हंसा सकती है, तो कौन सी होती है? That is homework. और एक होती बेटा टीयर गैस।
टीयर गैस मैं आपको बताता हूं, दैट इज CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन। ये जो गैस होती है इसको बोलते हैं आंसू गैस, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। दिस इज नोन एज क्लोरोपिक्रीन। तो यदि कोई आदमी इस गैस को सूंघ ले तो उसके आंसू टपकने लगते हैं। तो आपने देखा होगा जब कहीं पे ज्यादा रस हो और कहीं पे आंदोलन चल रहे हों तो पुलिस क्या करती है, आंसू गैस के गोले फूटती है। आती है ना न्यूज में, भीड़ हुई बेकाबू और पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। तो ये वही आंसू गैस है, दैट इज CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन। क्लियर? नेक्स्ट, if we talk about acceptable level of nitrogen oxide, this is 10 ppm. वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितने एटमॉस्फेयर तक, कितनी कॉन्सेंट्रेशन तक सरवाइव कर सकते हैं, दैट इज 10 ppm। और यदि ये 10 ppm से ज्यादा हुई तो इट ऑल्सो इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस फिनोमिना। यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई नाइट्रोजन ऑक्साइड की तो इसकी वजह से प्लांट जो हैं, प्लांट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें। इफ इसी के अंडर अबव 10 ppm, above 10 ppm, plant cannot perform photosynthesis. This is also very important line. तो 10 ppm के ऊपर प्लांट जो हैं वो ग्लूकोज प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपना खाना नहीं बना सकते। तो ये अल्टीमेटली इंसान को भी नुकसान पहुंचाते हैं और प्लांट और एनिमल, they also get affected by these nitrogen oxide pollutants. Note it. Next, write down. Next pollutant is sulfur dioxide gas. तो बेटा ये जो pollutant है इनको हम स्पेशली डील कर रहे हैं कि इनकी डिफिशियंसी की वजह से या फिर इनकी एक्सेस की वजह से क्या क्या एबनॉर्मेलिटी होती है और क्या क्या सफरिंग होती है। तो इनकी डिफिशियंसी की वजह से तो कुछ भी नहीं होता, होगा जो कब होगा, एक्सेस पे, जब ये बढ़ जाएंगे। तो हर एक की हम परमिसिबिलिटी देख रहे हैं, लिमिट देख रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या थी 9 ppm और इसकी क्या है 10 ppm। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट। Next, write down third one is sulfur dioxide gas. SO2 गैस। अब ये बनता कैसे है, बाय बर्निंग सल्फर और सल्फाइड ओर। या तो सल्फर को बर्न कर दूं या फिर सल्फाइड ओर को, दोनों केसेस के अंदर ही SO2 गैस मिलेगी। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय burning of sulfur और सल्फाइड ओर्स और फ्यूल कंटेनिंग सल्फर।
तो ये कब मिलेगी? जब आप सल्फर को ऑक्सीजन की सप्लाई में बर्न करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल S plus O2 gives you SO2। ये तो हमने सल्फर को ही बर्न कर दिया। या फिर हम सल्फाइड और लेते हैं, दिस इज कॉपर पाइराइड Cu2S। यदि इसको बर्न करते तो ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ जाता और ऑक्सीजन सल्फर से भी जुड़ जाता। ऑक्सीजन जब कॉपर से जुड़ता तो बनाता Cu2O, और जब सल्फर से जुड़ता तो बनाता SO2। क्लियर? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि SO2 से कौन से हार्मफुल एबनॉर्मेलिटीज जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। सबसे पहले ये जो SO2 है, यदि आपने इनहेल कर लिया तो इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। राइट डाउन। सो if we talk about SO2 causes respiratory diseases। क्लियर? तो रेस्पिरेशन में ये काफी हार्म पहुंचा सकता है। इसके अलावा यदि SO2 की कॉन्सेंट्रेशन 500 ppm से ज्यादा होगी तो आदमी की मौत भी हो सकती है। क्लियर? सो इफ the concentration of SO2 is greater than 500 ppm, it may lead to the death. It may lead to death. तो यदि SO2 500 ppm से ज्यादा हो गई तो इसमें डेथ के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो SO2 गैस है, आपने देखा होगा पेड़ों में पत्तियां जो हैं वो पीली हो जाती। गेटिंग माय पॉइंट? बोलते हैं ना कि इस पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं। जो वो पीला कलर है वो SO2 की वजह से होता है। SO2 के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग? एनीवन? सर क्लेंसिंग प्रॉपर्टी। क्लींसिंग नहीं, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी विच कैन रिमूव कलर। ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी सब्सटेंस का कलर हटाना या उसका चेंज करना। क्लियर? तो ये SO2 जो होती है, इट इज SO2 कैन ब्लीच green color of leaves to yellow. SO2 can bleach green color of leaves to yellow and prevent photosynthesis. तो ये ग्रेन से पत्तियों को येलो कर सकता है और फोटोसिंथेसिस को प्रिवेंट कर सकता है। नाउ लास्ट एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट abnormalities or the suffering caused by SO2 is acid rain। तो आपने सुना होगा एसिड रेन। जब बारिश गिरती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके एसिड बना देती है। तो जब वो बारिश की बूंदें गिरती हैं, that is not water actually, that is containing acid, so it causes acid rain, it causes acid rain. Note down. Next, fourth pollutant is one of the important, even most important among all, that is CFC. बताओ इसकी फुल फॉर्म? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेरी गुड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बेटा जो CFC होते हैं, नाम से पता चल रहा है, these are compounds of chlorine, fluorine and carbon. So actually they are synthetic compound. ये आदमी की एक्टिविटी से बनते हैं, they are artificial.
क्लियर? सो दीज आर द सिंथेटिक कंपाउंड्स, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्रियोन, वेरी इंपॉर्टेंट. These are also known as freons. So what is freons? These are the synthetic compound of chlorine, carbon and fluorine. These are the synthetic compound of chlorine, carbon and fluorine. Next, इनका जो यूज था ये यूजफुल भी है और हार्मफुल भी. Can you tell me what is the major use of freon? Anyone? Use in refrigerators. Very good. This is most important use. जो पहले के फ्रिज बनते थे, स्टार्टिंग के जो रेफ्रिजरेटर थे, फ्रिज जो थे, उनमें फ्रियोन एज ए कूलिंग एजेंट काम आता. रेफ्रिजरेंट, जो भी चीज ठंडी होती वो इनकी वजह से होती. बट राइट Sir, नाउ it is also used in ACs. हाँ एग्जैक्टली, वही एसिंग में भी रेफ्रिजरेटिंग की ठंडाई करता है ऐसे एग्जैक्टली. सो राइट नाउ दे आर सीवियरली इफेक्टेड द ओजोन लेयर. ओजोन की जो परत है, ओजोन परत को डिप्लीट कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं. तो जिसके कारण पृथ्वी पे यूवी रेडिएशन, सूर्य से, सन से ज्यादा रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है. तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. Getting my point? So it is mainly used in refrigerant and now it is totally banned in so many countries. तो अभी भी काफी कंट्री में इस पे बेस्ड चीज बनते हैं, बट एक और कूलिंग सिस्टम डेवलप किया जा चुका है, दैट इज वेपर कंप्रेशन साइकिल. तो वो जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसके कारण भी कूलिंग इफेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं. सो दैट फ्रियोन्स आर now replaced by vapor compression cycle. See, so if we talk about freons, they are used as refrigerant. Next, they are colorless and odorless gases. इनका ना तो कोई कलर होता है ना ही कोई अडर होता है. कलरलेस, अडरलेस गैसेस. तो ये तो इसका यूज हो गया. इसका हार्म जो है दैट इज वेरी हार्मफुल. इट डिप्लीट द ओजोन लेयर. सो वी कैन राइट CFC, chlorofluorocarbon, deplete the ozone layer and hence causes global warming. Note it. चलिए नेक्स्ट कुछ और पोल्यूटेंट्स हैं. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है CFC. एक और इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट जो पिछले साल जेईई मेंस में पूछा गया, दैट इज स्मोक. और नीट और एम्स में बेटा काफी बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं. क्लियर? नेक्स्ट पोल्यूटेंट हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन. राइट डाउन. तो मोस्टली जितना क्लास में डिस्कस हो रहा है इस चैप्टर से, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो रही हैं. बट स्टिल आप इसकी एक बार एनसीईआरटी रीड करो और इसके पीछे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन हाइड्रोकार्बन. So if we talk about hydrocarbon, write down next. I think fifth one, isn't it? Fifth. This is hydrocarbon. तो बेटा हाइड्रोकार्बन में देखें तो सबसे ज्यादा मिलता है मीथेन. मीथेन इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी. सो मीथेन
CH4 is present in large quantity as it is decomposed by organic matter. It is obtained by decomposition of organic matter. जब organic matter decompose होता है तो मीथेन निकलती है. Clear? So obtained by decomposition of organic matter. बेटा ये जो मीथेन गैस होती है, it is also known as Mars gas. Very important. इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका कॉमन नेम होता है मार्स गैस, क्योंकि ये मार्स पैलेसेस पे मिलती है. मतलब कहीं पे कोई चीज सड़ रही है, ये तो मतलब वो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो कोई चीज जब सड़ेगी, डिकम्पोज होगी, तो कौन सी गैस बनेगी? मीथेन गैस. क्लियर? नेक्स्ट, PAN एंड PBN. वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो और हाइड्रोकार्बन याद रखने हैं. PAN होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. और PBN होती है पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट. पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट. क्लियर? Next is dust. Next pollutant is dust. तो बेटा बात करें डस्ट की, तो ओवरऑल एयर के अंदर जो डस्ट मिलती है उसमें 22 मेटल पाए जाते हैं. क्लियर? So 22 metals are present in air in form of dust. तो ओवरऑल 22 मेटल्स होते हैं. उनमें से कुछ तो लेस अमाउंट में होते हैं और कुछ लार्ज अमाउंट में. तो देखो कौन से लेस अमाउंट में होते हैं. लाइक जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. These are present in less amount. If we talk about calcium, silicon, aluminum and iron. Calcium, aluminum and iron. These are more in atmosphere. तो ऊपर जो हमने नोट किए थे, जैसे जिंक हो गया, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, इनका क्वांटिटी थोड़ा कम होता है. बट इफ वी टॉक अबाउट कैल्शियम एंड रेस्ट मेटल, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. नोट इट. Next and last one, and this is the recently asked question. This is photochemical smoke. Very, very important. Very, very important. ये recently JEE Main 2019 या 20 में पूछा गया था. तो ऐसे क्वेश्चन बेटा मेंस के नीट में और एम्स में रिपीट होते हैं. So what is photochemical smoke? Smoke is mixture of fog and smoke. स्मोक का मतलब होता है धुआं, और फोग का मतलब क्या होता है? आजकल क्या चल रहा है? फोग चल रहा है. क्लियर? सी, इफ वी टॉक अबाउट स्मोक, दैट इज मिक्सचर ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन ये वाला ये पूछा गया था एम्स में. जेई में क्या पूछा गया वो भी देखेंगे. सी, फॉग इज, स्मोक इज मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग. इसको तो आप अच्छे से रटो. स्मोक इज मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फोग. और ये सबसे पहली बार अमेरिका के एक शहर लॉस एंजल्स में मिला. क्लियर? इसको पहली बार कहां पे डिटेक्ट किया गया? इट वाज फर्स्ट फाउंड इन
first identify in Los Angeles. Clear? It is firstly identified in Los Angeles. तो स्मोक होता क्या है? स्मोक इज मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग. नाउ दो तरह के स्मोक होते हैं. तो एम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ यही था कि व्हाट इज स्मोक, दिस इज मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग. अब मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया वो इसके टाइप पे था. सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्मोक, वन इज रिड्यूसिंग एंड द अदर वन इज ऑक्सीडाइजिंग. तो देखो क्या टाइप्स हैं इनके. Smoke is classified in two types. One is reducing smoke and second one is oxidizing. तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था जेई के अंदर. See, one is reducing smoke and second is oxidizing smoke. तो बेटा रिड्यूसिंग स्मोक नाम से पता चल रहा है जिसका नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग, और इसका होगा ऑक्सीडाइजिंग. रिड्यूसिंग स्मोक जनरली समर में बनती है. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो मेनली फॉर्म विंटर में बनती है. रिड्यूसिंग इज मेनली फॉर्म्ड इन विंटर. ऑक्सीडाइजिंग बनती है समर में. ऑक्सीडाइजिंग इन फॉर्म्ड इन समर सीजन. तो ये विंटर में बनती है और वो समर में. इसके एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल है कार्बन और SO2 गैस. कार्बन एंड SO2 बोथ आर रिड्यूसिंग. और ऑक्सीडाइजिंग का एग्जाम्पल है PBN जो हमने अभी डिस्कस किया था. दिस इज PBN. तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था जेई के अंदर. उसमें सिर्फ यही पूछा गया था which of following is oxidizing smoke. So that was PBN, peroxybenzoyl nitrate. Noted. सर रिड्यूसिंग स्मोक की क्या एग्जांपल्स हैं? रिड्यूसिंग क्या बेटा, कार्बन और SO2 गैस. कार्बन जो होता है ना, जिस स्मोक में कार्बन प्रेजेंट होगा वो रिडक्शन करेगा. जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि बेटा कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. मेटल नॉन मेटल चैप्टर में अपनी मेटलर्जी वाले पार्ट में यदि पढ़ा हो तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट. तो कार्बन का रिड्यूसिंग नेचर होता है, इसी वजह से ये दूसरों का रिडक्शन करता है. तो यदि किसी स्मोक के अंदर कार्बन प्रेजेंट हो या SO2 प्रेजेंट हो तो वो रिडक्शन करेगा. आई थिंक बोर्ड कट रहा है लाइक. ओके, क्लियर. सो दैट इज कार्बन एंड SO2. और ऑक्सीडाइजिंग का है PBN, पर ऑक्सीबेंजोइल नाइट्रेट. डन. Now last topic of this chapter is the effects or the severe effects of pollution. So इनमें भी क्वेश्चन बनते हैं. क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? Let us collect the information. So write down effects of air pollution. What are the severe effects of air pollution? सबसे पहला है एसिड रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा. क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा. हिंदी में एसिड को अम्ल बोलते हैं, अम्ल. दिस वन काफी इंटरेस्टिंग वर्ड होते हैं. हिंदी में एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल. और बेस को बोलते हैं क्षार. एसिडिक मतलब अम्लीय और बेसिक मतलब क्षारीय. क्लियर. इससे आगे मुझे भी नहीं आता हिंदी में. चलिए देखो, सबसे पहला है एसिड रेन. तो इसमें क्या होता है
कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनकी ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके एसिड बना देती है, और वो एसिड बारिश की फॉर्म में नीचे गिरता है। तो जब वो एसिड गिरता है जगह जगह पे, तो उन जगह पे अलग अलग तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है। क्लियर? सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन reacts with water to form acid. To form acid, it falls in form of acid rain. तो इनकी ऑक्साइड एसिड बनाती है और फिर वो एसिड रेन की फॉर्म में नीचे गिरता है। तो सबसे पहला CO2 प्लस वाटर H2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कौन सा एसिड बनाती है? कार्बोनिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी बारिश की फॉर्म में नीचे गिरेगा। सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाटर से रिएक्ट करके बनाती हैं सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस। एंड लास्ट N2O5, ये वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाती है HNO3। नाइट्रिक एसिड। नाउ एसिड रेन किस तरह से हार्म पहुंचाती है? सबसे पहला हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिस रिड्यूसेस द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। तो जब ताजमहल पे बारिश गिरती है एसिडिक फॉर्म में, तो जो संगमरमर का पत्थर है, दैट इज बेसिक इन नेचर, it will react and will acquire some substance. Clear? So it decreasing the beauty of Taj Mahal. तो ताजमहल वहां ताज नहीं रहेगा, इट इज नो लॉन्गर वह ताज। क्लियर? सेकंड, एसिड रेन जो है वो मिट्टी का पीएच भी चेंज करती है, और जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी पे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। क्लियर? सो it affects adversely on the fertility of soil. और फर्दर बेटा एसिड रेन से जो भी बिल्डिंग्स हैं इनकी लाइफ भी डिक्रीज होती है। इट ऑल्सो डिक्रीज द लाइफ ऑफ बिल्डिंग्स। जो भी इमारतें हैं बड़ी बड़ी, इन पे यदि एसिडिक रेन होती रही तो उनकी उम्र घट जाएगी। नोट इट। Second is ozone layer depletion or hole in ozone layer. Second effect, ozone layer depletion or hole in ozone layer. Ozone layer depletion or holes in ozone layer. तो बेटा this is also very important कि जब ओजोन लेयर जो है इसका एक बहुत ही पॉजिटिव रोल होता है। लाइक दिस इज अवर अर्थ, दिस इज एटमॉस्फेयर, एंड देयर आर सेवरल लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। तो कैन यू टेल मी किस लेयर में ओजोन मिलता है? स्ट्रेटोस्फेयर। वेरी गुड, स्ट्रेटोस्फेयर। तो वहां पे ओजोन मिलता है। तो जब सन से हार्मफुल यूवी रेज अर्थ पे स्ट्राइक करती हैं तो ये ओजोन लेयर एज ए प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है। क्लियर? बट राइट नाउ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू अनह्यूमन एक्टिविटीज बाय ह्यूमन, अमानवीय कृत्य। क्लियर? तो जो ह्यूमन समहाउ गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे आपने रिसेंटली एक पढ़ा होगा, चाइना डेवलप द आर्टिफिशियल सन। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड?
Yes, sir. थोड़ा सा न्यूज देखा हो तो आपने, बहुत ही चर्चा में बना रहा, तो वो पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ खेलते हैं। समहाउ पॉजिटिव चीजें भी हैं उससे। इवन सूरज से 9 गुना ज्यादा हीट डेवलप की गई। मतलब सूरज कितना गर्म होता है, उससे भी 9 गुना ज्यादा। तो कैन यू इमेजिन, तो उतने ज्यादा एनर्जी सोर्स वो बना, बट स्टिल प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए, तो ओजोन की बात करें। इट इज डिप्लीटेड बाय CFCs. It is depleted by CFCs. फ्रियॉन्स जो थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको डिप्लीट करते हैं एंड दे फॉर्म होल ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल हैं, वहां पे होल पाया गया। दैट इज होल इज फाउंड एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, होल होगा, तो अल्टीमेटली यूवी रेज गिरेगी और इन यूवी रेज से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। यूवी रेज, द इंक्रीज इन यूवी रेज अफेक्ट photosynthesis in plant. Affect photosynthesis in plant. Note it. So almost the chapter is over. Clear? That is over. Now 2 questions for homework for you people, so that you have to do by honestly. And if you find any difficulty in finding the answer, just consult with me. Clear? तो 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, otherwise we will discuss both of these in next lecture. तो verbally मैं बता देता हूँ अभी भी. You have to do, see, this is homework part. Homework. First, greenhouse effect, that is global warming. That is global warming. ये आपको करना है. Next is water pollution. Water pollution is also important. इसमें से भी जेई मेन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है. वो क्वेश्चन था फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का. Note it. So who will explain what is meaning of global warming? Anyone? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. Sir, phenomena when the heat is trapped due to some gases, greenhouse gases called as greenhouse. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. सी, 2 कॉमन पोल्यूटेंट जो हैं, जैसे CO2 और वाटर वेपर, दीज आर मेन नोबल ग्रीन हाउस गैसेस. क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जा चुका है इस टॉपिक से. तो एक बार तो सिर्फ यही पूछा गया था नीट में भी, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस. तो 4-5 ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो इस इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं. तो होता क्या है, जो यूवी रेडिएशन आती है, जैसे कॉमनली CO2 और वाटर, ये बहुत ज्यादा होते हैं. CO2 एंड वाटर वेपर्स, तो ये क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करते हैं. जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये धरती पे गिराते हैं, अर्थ सरफेस पे. उसके कारण अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है.
और उसके कारण बहुत सारे सेवियर इफेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, जो ग्लेशियर का पिघलना है, दैट इज कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, enormous change in the seasons, गर्मी में गर्मी ज्यादा पड़ना, ठंडी में ठंडी ज्यादा पड़ना, so these are also the severe effects of global warming. Then further प्रोसेस समझ में आया, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ये अर्थ सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेंगे. नाउ वाटर पॉल्यूशन, वो तो बहुत कॉमन है, जैसे वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर जो है वो मिट्टी से अफेक्ट होता है, हार्डनेस आती है, वो हमने पहले भी पढ़ी है, परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेसेस, इजंट इट? हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर जो पहले वाले स्टूडेंट है उन्होंने आई थिंक हाइड्रोजन पढ़ लिया है, बाकी वालों ने अभी नहीं पढ़ा है. लाइक ठीक है, आफ्टरनून बैच वाले स्टूडेंट ने हाइड्रोजन नहीं पढ़ा चैप्टर, तो वहां पे हम दो तरह की इम्प्योरिटी पढ़ते हैं, दैट इज परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. तो जब बारिश गिरती है तो वो ग्राउंड वाटर को ग्राउंड से होते हुए वाटर बॉडी में एंटर करती है, तो जब वो ग्राउंड से मिक्स होते हुए जाती है तो उस दौरान इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती है, तो दैट इज पॉल्यूटेड वाटर. फर्दर जैसे धरती के अंदर मिनरल होते हैं, तो जो धरती वाला पानी वो भी मिनरल से रिएक्ट कर जाता है, मिक्स हो जाता है. तो आपने देखा होगा कि काफी बार आप गाँव में जाते हो तो काफी लोगों के दांत जो हैं एकदम पीले होते हैं, तो दैट नॉट इम्प्लाइज कि वो ब्रश नहीं करते, नॉट लाइक दैट, बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर. वो कितना ही ब्रश कर ले, उनका दांत जो है वो पीला ही पीला रहेगा, क्योंकि वो पीते पानी वही है, वो शरीर में भी जाता है और फिर वो सीवियरली इफेक्ट करता है. तो दैट इज वाटर पॉल्यूशन. क्लियर? so that is full stop for this chapter. next लेक्चर में कल हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन सैटरडे फ्राइडे को चलता रहेगा और मंडे टू थर्सडे हमारे रेगुलर चैप्टर, जैसे IUPAC चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड सो ऑन. क्लियर? थैंक यू, हैव ए नाइस डे.